हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का study.com के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिदम, जिसे हम हिंदी में लघुगणक भी बोलते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में या किसी भी सिलेबस में अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, पर खास करके कैलकुलस में हमारी बहुत ज़्यादा काम आता है। और मैथमेटिक्स के किसी भी स्ट्रीम में जाकर ये आपको काम आ सकता है, परेशान कर सकता है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना इसको एक टॉपिक अलग से बना के एकदम बेसिक से स्टार्ट करके और इसको हायर लेवल तक हम स्टार्टिंग में ही सीख लेते हैं, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें कोई तकलीफ ना आए। तो स्टार्ट करें क्लास को। ठीक, तो चलिए, लॉग को सीखने से पहले हम एक फॉर्म सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं चरघातांकी रूप। इसे हम क्या बोलते हैं? चरघातांकी रूप। ठीक, पहले हम इसे समझते हैं, फिर हम लॉग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक्सप्रेशन में लिखता हूं। एक्सप्रेशन मैंने लिखा है कि n इक्वस टू ए की पावर x। ठीक है, कुछ कंडीशन साथ में लिख रहा हूं। n नॉन नेगेटिव है, a नॉन नेगेटिव है, a का मान 1 नहीं हो सकता। कंडीशन का डिस्कशन हम थोड़ी देर में अभी करेंगे। ठीक है, तो ये अगर लिखा हुआ है जहां पर n क्या है, n एक धनात्मक संख्या है जिसका मान 0 भी नहीं हो सकता और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक दूसरी संख्या a है जो भी धनात्मक है परंतु उसका मान 1 नहीं है। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, इसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एक धनात्मक संख्या a के ऊपर हमने कुछ घात लगाई जिससे हमें दूसरी धनात्मक संख्या n प्राप्त हो गई। क्या किया हमने? एक धनात्मक संख्या a के ऊपर हमने कुछ घात लगाई जिससे हमें दूसरी धनात्मक संख्या n प्राप्त हो गई। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मोड़ के आपको बोलूं और मैं आपसे ये बोलूं कि एक धनात्मक संख्या से हम दुनिया की सारी दूसरी धनात्मक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जो मैंने स्टेटमेंट अभी अभी बोला वो दोनों एक ही बात है? थोड़ा सा गौर करो। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि एक धनात्मक संख्या से हम दुनिया की सारी दूसरी धनात्मक संख्याएं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम जिस धनात्मक संख्या से हमें दूसरी सारी संख्याएं बनानी है उसके ऊपर हम अलग अलग घात लगाना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम घात की वैल्यू चेंज करते जाएंगे हमें सारे पॉजिटिव नंबर मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि मैंने मान लिया a का मान 2 है और a को हम बोलते हैं आधार। ठीक है, ये a आपका आधार है और x क्या है? आपकी घात है। अगर मैंने a के मान को 2 लिया और मैं चाहता हूं इस 2 का प्रयोग करके मैं दुनिया की बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स मुझे मिल जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, कोशिश करते हैं। अगर मैंने 2 के ऊपर पावर लगाई 1 तो मुझे मान 2 ही मिलेगा। अगर मैंने 2 के ऊपर पावर लगाई 2 तो वैल्यू मुझे 4 मिलेगी। अगर मैंने 2 के ऊपर पावर लगाई 3 तो वैल्यू मुझे 8 मिलेगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 2 का प्रयोग करना है, 2 के ऊपर आपको घात लगानी है और आप मुझे 3 लाके दिखाओ। ठीक है, क्या बोला कि आपको 2 का प्रयोग करना है, 2 के ऊपर जितनी चाहो उतनी घात लगा सकते हो और आपको इससे मतलब कुल मिला के 2 से आपको 3 बना के दिखाना है। करेक्ट है? तो क्या इसका आंसर आप कर सकते हो? एग्जैक्ट नहीं, कम से कम मोटा मोटा आंसर हम कर सकते हैं कि सर देखो, अगर 2 के ऊपर घात मैंने 1 लगाई तो मुझे 2 मिला, 2 के ऊपर घात मैंने 2 लगाई तो मुझे 4 मिला। अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं 2 के ऊपर 1 पॉइंट समथिंग 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 घात लगाऊंगा और मुझे 3 मिल जाएगा। वो घात एग्जैक्टली क्या होगी वो अलग बात है, पर 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर, 3 कभी ना कभी मुझे मिलेगा। अगर मुझे 5 प्राप्त करना हो तो
सर 2 के ऊपर 2 घात लगाने से 4 मिलता है, तो 2 से बड़ी घात आप लगाओगे तो 5 मिल जाएगा। क्या किया सर, 2 के ऊपर 2 पॉइंट समथिंग समथिंग घात लगाएंगे तो मुझे 5 मिल जाएगा। करेक्ट है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ये काम किया कि मैंने आधार 2 की सहायता से बाकी सारी संख्याएं जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। यही प्रोसेस आपका कहलाता है चरघातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस स्टेटमेंट का ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका मतलब क्या है, आधार ए से बाकी सारी पॉजिटिव नंबर्स में प्राप्त करता जा रहा हूं। यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यहां तक बात समझ आ गई। अब एक बात करते हैं, इन कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि ए का मान 1 नहीं हो सकता। इस एक्सप्रेशन से मुझे करना क्या है कि आधार की सहायता से बाकी नंबर्स मुझे प्राप्त करने हैं। इस काम का ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने ये काम किया कि मैंने ए का मान 1 ले लिया, तो तकलीफ क्या आएगी? तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, n बराबर ए की पावर, सॉरी 1 की पावर x, और 1 के ऊपर आप कुछ भी पावर लगाओगे वैल्यू हमेशा आपको 1 ही मिलेगी। तो 1 एक ऐसा आधार है जिससे बाकी के नंबर्स हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आधार को कभी 1 नहीं लेते हैं। ठीक, अगर मैं a को 0 मानूं तो n का मान क्या होगा, 0 की पावर x, और 0 पे आप पावर लगाओगे तो आपको रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। मतलब अगर आधार में 0 लेता हूं तब भी मैं बाकी की पॉजिटिव नंबर्स प्राप्त नहीं कर सकता। बात समझ आई? तो इतना हमारे समझ में आ गया कि यार आधार को 1 और 0 नहीं लिया जा सकता। क्यों, तकलीफ क्या है कि सर इसको लेने से बाकी के पॉजिटिव नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं, अगर ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। ए को 0 और 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, उसका भी उदाहरण ले लो। क्या किया, मैंने लिया लेट से ए बराबर -2। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इसकी सहायता से बाकी नंबर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो मैंने लगाया -2 की पावर 1 तो मुझे -2 मिला। मैंने लगाया -2 की पावर 2 तो मुझे 4 मिला। मैंने लगाया -2 की पावर 3 तो मुझे -8 मिला। ऐसे ही मिला। चरघातांकी फॉर्म क्या है सर, एक आधार से हम बाकी सारी धनात्मक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा सवाल आया कि आप मुझे -2 की सहायता से 8 बना के दिखाओ। आपको a बराबर -2 प्रयोग में लेना है और n का मान 8 बना के दिखाना है। ठीक है, a का मान -2 प्रयोग में लो और -2 की ऐसी घात मुझे बताओ जिसको आप उस पर लगाओगे और वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, अरे सर तो दिक्कत हो गई, 2 पर 4 है, 3 पर -8 है, अब 8 कहां से लेके आए, ऐसी तो कोई घात हमें मिल नहीं रही है। ठीक है, तो अगर मैं आधार को नेगेटिव लेता हूं तो मैं सारे के सारे धनात्मक संख्याओं का निर्माण नहीं कर सकता। साथ में एक बात यह भी है, मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैं कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकता हूं और कितनी संख्याओं का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कभी भी बेस को नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि बेस को अगर मैंने नेगेटिव ले लिया तो मैं सारे पॉजिटिव नंबर्स जनरेट नहीं कर पाऊंगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं ये भी नहीं बता सकता कि कितने नंबर में जनरेट कर सकता हूं, कितने नंबर में जनरेट नहीं कर सकता। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अगर a को 1 लोगे तो बाकी नंबर जनरेट नहीं होंगे, a को 0 लोगे तो भी बाकी नंबर जनरेट नहीं होंगे, a को नेगेटिव लोगे तो क्या होगा सर, सारे पॉजिटिव नंबर्स जनरेट नहीं होंगे। तो ये सारे के तीनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हमारे समझ में आ गई। अब इस कंडीशन को देखते हैं कि n का मान पॉजिटिव से क्या मतलब है। अब समझना, अगर आपने आधार को नॉन नेगेटिव लिया है और 1 नहीं लिया है, मतलब 0 से बड़ा आपने आधार लिया है, उस पर आप कुछ भी घात चढ़ा के देख लो, मान हमेशा धनात्मक निकलेगा। ले लो, चलो सर मैंने एक काम किया, मैंने आधार को लिया 3, मैंने घात चढ़ाई 3 के ऊपर घात चढ़ाई 2, तो मुझे क्या मिला 9। ठीक है, मैंने 3 के ऊपर घात चढ़ाई -2,
मुझे क्या मिला 1/9। ठीक है, मैंने 3 के ऊपर घात चढ़ाई 4, तो कितना मिला 81। 81 है 3 9 27 और 81। ठीक है, मैंने 3 के ऊपर घात चढ़ाया -4, मुझे क्या मिला 1/81। कोई भी घात चढ़ाओ आप, रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो ये वाला कंडीशन भी हमारे समझ में आ गया। अब मजे की बात यह है, क्या है मजे की बात? मजे की बात यह है कि ये रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक, इस पूरे सेशन के अंदर, मतलब पूरे आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर, जहां जहां पिंक बॉक्स बन जाए वहां वहां रिजल्ट हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारे काम आने वाला है। लॉजिक हमने सारा समझ लिया, क्यों होता है वो हमने सारा समझ लिया। अब एग्जाम में बैठ के आप इतना सब कुछ नहीं करने वाले हो, ये तो समझने के लिए था कि सर ऐसा होता है। रिजल्ट याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या करना है? क्लियर है? तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? आधार की सहायता से बाकी धनात्मक संख्याएं प्राप्त करने का तरीका है। क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है थोड़ा इधर आ जाए यार। ठीक है, आधार ए, जिसकी खासियत क्या है? ए नॉन नेगेटिव, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, से सभी धनात्मक संख्याएं प्राप्त करने का तरीका। इससे बेसिक नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं है। ठीक, चलिए अब सवाल आता है कि सर फिर लॉग क्या चीज है। अब सवाल आता है कि सर लॉग क्या चीज है। लॉग भी यही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखकर दे दिया जाए, अगर आपको ऐसे लिखकर दे दिया जाए कि n बराबर a की पावर x, जहां पर n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, a नॉन नेगेटिव होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या है सर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आधार a की सहायता से बाकी दुनिया की समस्त धनात्मक संख्याएं हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछूं, अलग तरीका कैसे? मेरा तरीका था log, ठीक, n टू द बेस a। पहले पढ़ना सीखो, log n टू द बेस a। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं log n टू द बेस a। ठीक है, इससे बेसिक तो हम नहीं जा सकते। करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझो। क्या बोलेंगे? log n टू द बेस a। ठीक है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि मैं a के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि मुझे n मिल जाए। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है, ध्यान से समझना, कि हम जो लॉग का आधार है, इस ए को हम आधार बोलते हैं। ये ए क्या है? आधार, लॉग का आधार। और ये ए आधार कहां से आया? यहीं से आया। अगर सवाल आपसे, यहां सवाल क्या था कि ए के ऊपर घात एक्स लगाने पर एन मिलता है। अब मैंने सवाल अलग तरीके से पूछा कि ए के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि मुझे एन मिल जाए। इसका मतलब क्या है? ए के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि मुझे एन मिल जाए। तो आपका आंसर क्या आएगा? सर एक्स घात लगा दो। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? इसका मतलब क्या है? ये नोटेशन है, लिखने का तरीका, कुछ भी लिख सकते हो। मीनिंग क्या होता है कि ए के ऊपर कितनी घात लगाई जाए
कि n प्राप्त हो जाए। आपका आंसर क्या होगा सर? x घात लगा दो, तो ये मिला आपको x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a के ऊपर कितनी घात लगाने पर n प्राप्त होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। एक ही बात है, लिखने का अलग अलग तरीका है। हालांकि मैंने एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं, पर बात एक ही है। ये तो क्या है, a के ऊपर x घात लगाओ n मिल जाएगा। इसका मतलब a के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि n मिले? जवाब क्या आएगा? x आएगा। तो जो कंडीशन यहां पे थी, क्या वो कंडीशन यहां पे भी अप्लाई होनी चाहिए? सर 100% होनी चाहिए। अगर आप a को नेगेटिव ले लोगे तो लॉजिक फेल हो जाएगा, a को 0 लोगे तो लॉजिक फेल हो जाएगा, a को 1 लोगे तो भी लॉजिक फेल हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सर ऐसा होगा, ये क्या है, a के ऊपर x घात लगाने पर आपका n मिलेगा, या a के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि n मिलेगा? वो बात आपकी सही है, पर कब? जब जब a नॉन नेगेटिव है एंड a इज नॉट इक्वल टू 1 है। साथ में सर जो संख्या प्राप्त होती है वो धनात्मक संख्या होती है, तो ये n भी नॉन नेगेटिव है। समझ गए? तो काम की बात। इन दोनों को एक साथ याद रखते हैं, ऐसे नहीं। क्या करें? इसको क्यों लेते हैं? पूरे को ही लेते हैं, फिर लेना ही है तो। आजा। ठीक है, गुड, डन। पिंक बॉक्स का मतलब हम याद रखेंगे और ये रिजल्ट हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई बोले कि लॉग का मतलब क्या है, सर लॉग का मतलब कुछ नहीं है, जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं उस आधार पे कितनी घात हमें लगानी चाहिए कि जो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, ए के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि मुझे एन मिल जाए, यही मेरा लॉग है। पढ़ने का तरीका लॉग एन टू द बेस ए। हमारे ये बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग की परिभाषित होने की कंडीशन क्या क्या होंगी, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको ऐसा लिखा मिला, ठीक, अगर आपको ये लिखा हुआ मैं देता हूं, क्या? लॉग एक्स टू द बेस ए, और मैं बोलूं कि ये लॉग कब कब परिभाषित होगा? तो आप क्या बोलोगे? अरे सर लॉग परिभाषित मतलब यही तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि इसका मतलब क्या है, ए के ऊपर कितनी घात लगाएं कि आपको एक्स मिल जाए? तो सर देखो, जिस पे घात लगानी है वो आधार है। आधार के साथ कंडीशन क्या क्या होंगी? सर आधार के साथ कंडीशन होंगी कि आधार जो ए है वो नॉन नेगेटिव होगा, आधार कभी 1 नहीं हो सकता। और सर ए के ऊपर घात लगा के एक्स आपको मिलेगा, तो ये एक्स क्या होगा? ये एक्स भी आपका नॉन नेगेटिव होगा। बस अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपका लॉग परिभाषित होता है। बात जहां तक मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि समझ में आए कि जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है क्या हमारे प्रॉपर ढंग से समझ में आया या नहीं आया। लॉग की डिफाइनिंग क्लियर, बेस नॉन नेगेटिव, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जो नंबर हमें प्राप्त करना है, ये मतलब लॉग के अंदर जो इनपुट आप डाल रहे हो वो इनपुट भी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। ये 3 कंडीशन हमें याद रखनी है। साथ में इन दोनों को हमें समझ में आएगा कि लॉग को, हाँ इसको भी लिख देते हैं, चलो देखो, ये दोनों एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है, इसका मतलब ये है अगर ये लिखा हुआ है तो मैं इसे नीचे वाला बना सकता हूं, अगर नीचे वाला लिखा हुआ है तो मैं इसे ऊपर वाला बना सकता हूं। बड़ा ही गंदा बना है, अच्छा बनाने की कोशिश कर लेते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं।
ठीक, समझ में आ गया? ये क्या है, एक ही बात है। चाहे ऐसे बोलो तो हम चरघातांकी की बात कर रहे हैं, ऐसे बोलो तो हम लॉग की बात कर रहे हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तरीका क्या है, वही है। सर ए के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि एन मिलेगा, ए के ऊपर एक्स घात लगाओ तो एन मिल जाएगा। बात खत्म। चलो अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमें जो हमने किया है उसका आइडिया लगे। अब तक मैंने लॉग की किसी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र नहीं किया है। मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज्ञान है और आपको लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, पर जब तक मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाता तब तक बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने लॉग की प्रॉपर्टीज रट रखी हैं। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं, पर मैं इस बात को भी जानता हूं कि 90% बच्चों ने लॉग की डेफिनेशन नहीं याद कर रखी, और जब डेफिनेशन याद नहीं होती है तो अच्छे क्वेश्चंस में जाके हम फंस जाते हैं। तो पहले डेफिनेशन याद करो, फिर प्रॉपर्टीज याद करेंगे, ठीक है? तो जब तक हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, जब तक मैं नहीं पढ़ाता, जितना मैंने पढ़ाया है हम वही अप्लाई करेंगे, ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, बड़े आसान आसान सवाल हैं, 9th क्लास का बच्चा सॉल्व कर सकता है इस सवाल को। पढ़ो क्या लिखा है। पहला सवाल ये लिखा हुआ है, log 16 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं 2 के ऊपर क्या घात लगाऊं कि मुझे 16 मिल जाए। तो सीधा आंसर भी आप कर सकते हो, सर 2 के ऊपर 4 घात लगाओगे 16 मिल जाएगा। डायरेक्ट करने का तरीका, अगर नहीं समझ आए तो ऐसे कर लो, 2 के ऊपर क्या घात लगाऊं कि 16 मिल जाए। 16 का मतलब 2 की घात 4, तो x का मतलब आपको 4 यहां से मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, मैं 4 के ऊपर क्या घात लगाऊं कि 1/64 मिल जाए। चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं चाहो सॉल्व कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं 4 के ऊपर क्या घात लगाऊं कि मुझे 1/64 मिल जाए। तो आंसर क्या होगा, सर 4 के ऊपर 3 घात लगाने पे 64 मिलता है, तो -3 घात लगाने पे 1/64 मिल जाएगा। कोई भी आपका प्रॉपर्टी हमें यूज में नहीं लेनी। इन सवालों से मैं सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद करना चाहता हूं, और जब मैं बोलता हूं कि मैथमेटिक्स में ये रिजल्ट याद रखना है, तो याद रखने का बेस्ट तरीका है कि उस रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आंसर क्या निकलेगा? सर बड़ा सिंपल है, यहां से आपको मिल जाएगा 4 की पावर -3, तो x का मान आ गया -3। थोड़ी थोड़ी हमारे क्या कहते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी, अब लॉग की डेफिनेशन हमें याद होने लगी है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, √5 के ऊपर मैं क्या घात लगाऊं कि मुझे 125 मिल जाए। 125 का मतलब क्या होगा, यही होगा 5, 25, 125, 5 की पावर 3। सवाल क्या था, मैं √5 के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि मुझे 125 मिल जाए। जवाब कहां है, ये रहा, सॉल्व करो तो आपको मिलेगा x/2 बराबर 3, तो x का मान मिलेगा 6। बात समझ में आ गई? सीधा अगर आता है, सीधा अगर कैलकुलेशन कर सकते हो करो, अदरवाइज ऐसे करो, √5 के ऊपर अगर मैं 6 घात लगाऊंगा तब मुझे 125 मिलेगा। आंसर क्या निकला, 6। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, मैं, ये रहा स्पेस, यहीं कर लेते हैं, मैं 3 के ऊपर क्या घात लगाऊं कि मुझे 1/3 मिल जाए। सर ऑब्वियस, हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि आपको -1 घात लगानी है बिना किसी प्रॉपर्टी को यूज में लेते हुए। यहां तक सब ठीक है, बेसिक डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करो आंसर। क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है कि सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि 127 के ऊपर मतलब 3 की पावर -3 के ऊपर कितनी घात लगाई जाए कि आपको 9√3 मिल जाए। 3 की पावर -3 के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि आपको 9√3 मिल जाए।
कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया सर? 3 की पावर 1 2 और आधा 5.2, सॉरी 5/2 2.5। ठीक, ये पावर 2 हो गई, ये आधी हो गई 2.5, 5/2। अब सॉल्व कर लो, क्या मिला आपको? यहां से मिलेगा -3x बराबर 5/2, तो x का मान आपको मिलेगा -5/6। ठीक, क्या करोगे? माइनस की 5/6 पावर लगाएगी तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं बोल रहा हूं कि हम इस संख्या के ऊपर, किसी भी धनात्मक संख्या के ऊपर घात लगा लगा के या किसी भी धनात्मक संख्या से बाकी सारी धनात्मक संख्याएं बना सकते हैं, उसका मतलब सारी धनात्मक संख्याएं हैं। केवल मैं प्राकृत संख्याओं की बात नहीं कर रहा, या मैं केवल आपके क्या कहते हैं रेशनल नंबर्स की या आपके पूर्णांक की बात नहीं कर रहा, सब कुछ मिलेगा। देखो इरेशनल भी मिलेगा। ठीक, बात यहां तक समझ आ गई? कोई तकलीफ नहीं है? छठा, इसका मतलब क्या हुआ सर? लॉग sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। सर बहुत आसान है। क्या बोलता है सवाल? √3/2 के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि √3/2 मिल जाए? सर बड़ा आसान है, आंसर क्या आएगा? 1। अरे √3/2 के ऊपर एक घात लगाओगे तभी तो √3/2 मिलेगा। अगर इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, जनरलाइज मतलब मैं बोलता हूं कि log a⁴ का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर a के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि a मिले? आंसर 1। आंसर 1। पर कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें? क्या इंटरेस्टिंग लगा? कि अगर सर ये संख्या और आधार समान हो गए तो log का मान 1 होता है, और हर कंडीशन में 1 होता है। अब आगे से हम इसे याद रखेंगे, समझ में हमारे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। log 1⁵ का मान क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ सर? 3√3 पर क्या घात लगाऊं कि वैल्यू 1 आ जाए? 3√3 पे क्या घात लगाऊं कि वैल्यू 1 आ जाए? सर ये तो बस एक ही जगह पॉसिबल है कि x का मान 0 हो। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो वैल्यू हमको हमेशा 1 मिलती है। ठीक है, क्यों मिलती है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना कि ये क्यों होता है। मैं भी देखता हूं कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। किसी भी संख्या की अगर मैं घात 0 कर देता हूं तो मान मुझे 1 मिलता है, पर ऐसा क्यों होता है? ठीक, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। करेक्ट है, पर हमें याद है कि किसी भी संख्या में अगर घात में 0 लगाऊंगा तो वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। तो यहां से x का मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। x का मान क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं थोड़ा सा? अगर मैं ये लिखूं log 1⁴ इसका मतलब क्या है? a के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि वैल्यू 1 मिले? आंसर सर 0 घात। ठीक, दोनों रिजल्ट हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, आपको याद भी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम ग्रेजुएशन करके आए हैं तो हमें इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हमने लॉग की डिफाइनिंग हम पढ़ चुके हैं। लॉग कब परिभाषित होता है? जो इनपुट है लॉग का वो नॉन नेगेटिव होगा, हमें मालूम है। जो बेस है वो नॉन नेगेटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल करती हैं तो लॉग परिभाषित होता है। और हमने जो क्या बोलते हैं वेवी कर्व मेथड पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सबसे पहला वाला लेक्चर देखना और पढ़ लेना, बड़े काम का है। जो बेसिक मैथ्स में मैं जो भी कुछ आपको कराऊंगा वो इतने काम का है कि आपकी पूरी मैथमेटिक्स में लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। ठीक है, चलो। ये बोलता है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये परिभाषित है। अब देखो, एक क्वेश्चन में मेरे साथ बनाओ, अगला क्वेश्चन खुद से बनाना। डन है? यहां तक बात समझ आ गई? अब क्या करें? ये कब परिभाषित होगा ये मुझे बताना है। क्या क्या परिभाषित होने की कंडीशन है? सर इसके परिभाषित होने की कंडीशन है कि ये जो संख्या है ये कभी भी नेगेटिव, या आप मान सकते हो
हमेशा पॉजिटिव होगी, ये संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव से बजाय पॉजिटिव बोलो। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। जितनी बार नॉन नेगेटिव बोला इसको करेक्ट कर लेना। ये संख्या क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये संख्या कभी 1V नहीं हो सकती। ठीक है, बेस की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। इसके साथ क्या कंडीशन लगेगी, सर ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, तीन असमीकाएं हैं, तीनों को हम हल करेंगे। सॉरी, दो असमीकाएं हैं, एक तो समीकरण है, दोनों को हम हल करेंगे और जिनका उभयनिष्ठ होगा वो इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालो। सर यहां से क्या मिलेगा, 4/2, तो x कांट इक्वल्स टू 2। यहां से 2x का मान 3 से बड़ा, तो x का मान 3/2 से बड़ा। इसे हम बाद में काम में लेंगे। ठीक, इसे सॉल्व करो। सर गुणनखंड करते हैं, क्या मिलेगा, x + 1 x + 6। सही किया, x² + 7x + 6। अब क्या करें, सर नंबर लाइन बनाओ। ये मैं क्या कर रहा हूं, सर ये हमने पढ़ा है आपकी क्लास नंबर 1 में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब पढ़ लेंगे। ठीक, तो क्या करें, सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वेवी कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे काम का क्या है, पॉजिटिव, तो ये रिजल्ट मेरे काम का है और ये रिजल्ट मेरे काम का है। तो यहां से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -6 यूनियन -1 to ∞। ठीक, ये रिजल्ट मेरे काम का है, मतलब इस असमीका का हल ये है, इस असमीका का हल ये है, और ये एक कंडीशन है। अब बताओ, वैल्यू -6 से छोटा और -1 से बड़ा हो, वैल्यू 3/2 से बड़ा हो, तो 3/2 कहां होगा, कहीं यहां होगा। तो आपको क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, ये 3/2 से बड़े मान। x क्या होगा, x होगा -3/2 से माइनस नहीं प्लस। आंसर सही या गलत, सर थोड़ी सी गलती है। 3/2 मतलब 1.5, और इसका मान 2 भी नहीं हो सकता, तो 1.5 से सारे बड़े वैल्यू लेगा पर 2 नहीं ले सकता, तो इसे हटा दो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? अरे यार, ये पढ़ाया हुआ है बेटा, समझो। ये और ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, ये बोलता है कि संख्या -6 से छोटी और -1 से बड़ी होगी। ये क्या बोलता है, यहां लेते हैं, चलो, -6 -1 3/2। ये बोलता है कि संख्या 1.5 से बड़ी होगी। ये बोलता है कि संख्या -6 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी। इनमें उभयनिष्ठ कौन, सर ये वाला पोर्शन 1.5 से बड़ा, पर 1.5 से बड़ा तो 2 भी होता है, यहां पे एक नंबर 2 भी है, 2 की वैल्यू आप ले नहीं सकते, तो 2 पर भी आपको अपर इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो 3.5 से बड़ा पर 2 बराबर नहीं हो सकता। अब समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है ये, x के वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए log ये परिभाषित है। तो वही काम हमारा, परिभाषित होने की कंडीशन, सर बेस पॉजिटिव होगा, बेस कांट इक्वल्स टू 1 होगा, और जो इनपुट है वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, असमीका हमें सॉल्व करना आता है, जिन्हें नहीं आता उन्होंने इनिशियल क्लासेस मिस की हैं, वो अभी क्लासेस ले लेंगे, वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, यहां से बनाओ। सर यहां से बना, x का मान 3/4 से छोटा, यहां से बनाओ x कांट इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहां से बनाओ सर वेवी कर्व, प्लॉट करो, -2 1 और 3। 3 कहां से आया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 1 कहां से आया, यहां से सेम साइन, -2 यहां से आया पॉजिटिव। ठीक, ये हमने पढ़ लिया, जो नए बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे। फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव
नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मेरे काम का कौन है? पॉजिटिव। तो 0 के बराबर भी नहीं है तो x बराबर 1 भी मेरे काम का नहीं है, यहां पर 1 था। ठीक, तो मेरा रिजल्ट कहां होगा? इसका रिजल्ट होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। करेक्ट। ये क्या बोलता है? 3/4 से छोटा। तो 3/4 से छोटा मतलब ये रिजल्ट हो गया। अरे 3/4 तो यहां होगा ना, 3/4 ये 1 है तो यहां 3/4 होगा। ये बोलता है 3/4 से छोटा, और ये क्या बोलता है? -2 से छोटा और 3 से बड़ा। 3 से बड़ा, बात खत्म। तो मुझे क्या मिला? मुझे केवल ये मिल गया कि रिजल्ट मेरा इससे छोटा हमेशा हमको मिलेगा। ठीक, तो इससे छोटा अगर लेंगे तो 1/2 यहां हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। -2 से हम स्टार्ट करेंगे तो फाइनल मान जो आपको मिलेगा -इंफिनिटी टू -2। अगर ये नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर देना। मैं इतनी मैच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको सॉल्व करनी आती हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करने हैं। अगर उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि हम इनसे डील कर पाएं, तो फिर हमें इनको भी बहुत छोटे लेवल से समझना पड़ेगा। फिर उस केस में अपना टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ऑल इज डन। ठीक है, दो असमीकरणों का कॉमन कैसे लेते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है। 1 मिनट में बता देता हूं। चलो, ये बोलता है 3 से लेके इधर, यहां बनाता हूं। पहली -2 और 3, 3 से बड़ा, -2 से छोटा। दूसरी 3/4, 3/4 से छोटा, पर 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 पे ओपन इंटरवल। अब इनका कॉमन देख लो। ये बोलता है 3 से बड़ा, नीचे वाला कुछ भी नहीं है, बात खत्म। ये बोलता है 3/4 से छोटा, इन एक्सक्लूडिंग 1/2। ये बोलता है -2 से छोटा। इनका कॉमन कौन है? जहां से इंपैक्ट दोनों पर है, वो कौन है? ये रहा। तो आंसर आपका -इंफिनिटी टू -2 आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक, क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता ही दोगे, उसमें सच कोई डरने वाली जरूरत है नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया है कि किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर 1 होता है, ये हमें मालूम है, बचपन से पढ़ा हुआ है। मैंने आपसे पूछा था लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लॉग का बेसिक आइडिया लिया है, लॉग की परिभाषा हमने समझ ली है, लॉग की डिफाइनिंग हमने समझ ली है। कल की क्लास में हम लॉग की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज समझेंगे, एक एक करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज का कारण भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।